नमस्कार साथियों, ई बुक दर्शन में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आपको मिलेगी कंप्लीट ऑडियो बुक समरी, तो बने रहिए अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि किस तरह एक अमीर आदमी भी कुछ समय बाद दिवालिया हो जाता है और एक आम आदमी भी कुछ समय के बाद करोड़पति बन जाता है। आप भविष्य में फाइनेंशियल रूप से कितने सक्सेसफुल होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपके आज के फैसले क्या हैं। आपका आने वाला फाइनेंशियल फ्यूचर आपके द्वारा आज के लिए गए निर्णय और ना सिर्फ निर्णय बल्कि पैसों के लिए किए गए आचरण और सोच पर निर्भर करता है। धन के विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आप कितने बुद्धिमान व स्मार्ट हैं या आपके पास कितनी डिग्रियां हैं, बल्कि यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप पैसे के विषय में क्या सोचते हैं तथा कैसे सोचते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ही किताब की जिसे सुनने के बाद आपका धन के प्रति सोचने तथा समझने का नज़रिया ही बदल जाएगा। मेरा मानना है कि यह धन संपत्ति की बहुत ही चमत्कारी किताब है। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, धन संपत्ति का मनोविज्ञान, जिसके लेखक है मॉर्गन हाउसल। यह किताब धन के विषय में इंसान के बिहेवियर के बारे में बताती है। इस किताब पर 20 अध्याय बताए गए हैं तथा उनमें बहुत सी बातें बताई गई हैं जो कि हमारे ह्यूमन बिहेवियर तथा पैसों के विषय में बताती हैं, जो कि आपको फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने में मदद करेंगी। ज़्यादातर लोगों में देखा गया है कि वे धन का दिखावा करने और लोगों को आकर्षित करने के लिए धन के साथ बहुत ही अविवेकपूर्ण व्यवहार करते हैं। इसकी वजह यह हो सकती है, या तो वह नहीं जानते कि इस धन का उन्हें करना क्या है, या तो वह सम्मान पाने के लिए या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए इस तरह की बचकानी हरकतें धन के साथ करते हैं। एक बार एक टेक्नीशियन जो कि बहुत कम उम्र में ही वाईफाई के एक घटक का पेटेंट करवा लिया था तथा वह काफ़ी अमीर और स्मार्ट भी था। वह हमेशा अपने पैसों का दिखावा करता रहता था तथा साथ में अपने नोटों की गड्डियाँ रखता था। वह हर किसी को वह गड्डियाँ दिखाता था, चाहे उसे कोई देखना चाहता हो या नहीं। एक बार उसने एक अपने सहकर्मी को उस नोटों की गड्डियाँ दी और बोला, जाओ उसमें से बहुत सारे सोने के सिक्के ले आओ। फिर क्या, उस सहकर्मी ने सोने के सिक्के ले आए। फिर वे दोनों मिलके उन सोने के सिक्कों को एक एक करके तालाब में इस तरह फेंकने लगे मानो कि वह पत्थर हो, और इस तरह वह सारे सोने के सिक्के पानी में फेंक दिए और ठहाके मारकर हंसने लगे। इसके बाद उस आदमी से उस होटल में एक लैंप टूट गया, जिसके बाद होटल का मैनेजर आया और उससे कहा कि तुम्हें इसकी $500 कीमत चुकानी होगी। इस बात पर उस आदमी ने अपने जेब से $5000 की गड्डी निकाली और उससे कहा, ये लो अपने पैसे और दोबारा मुझसे इस तरह की बदतमीजी मत करना। दोस्तों, क्या लगता है उसका यह व्यवहार कितने दिनों तक चला होगा? हाँ, आप सही सोच रहे हैं। मुझे पता चला कि कुछ दिनों बाद वह बर्बाद हो गया है। मेरा यह मानना है कि उसके पैसों के विषय में उसकी सोच बहुत ही बचकाना तथा मूर्खतापूर्ण थी। इस कहानी की शुरुआत होती है रोनाल्ड रीड से, जो कि एक बहुत ही कॉमन मैन आदमी था। वह अपने परिवार में एक इकलौता सदस्य था जिसने मात्र 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की थी तथा वह एक सफाई कर्मचारी का काम करता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि उसकी मौत के समय उसकी दौलत $8 मिलियन छोड़कर गया था, जिसमें से $2 मिलियन अपने बच्चों के लिए तथा $6 मिलियन डोनेशन के लिए छोड़कर गया था। इसे देखकर आसपास के लोग बड़े ही आश्चर्यजनक थे कि यह कैसे हो सकता है। यह एक सामान्य सा आदमी था और इतनी दौलत कैसे इकट्ठा कर लिया। लेकिन ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उसने जीवन भर अपने पैसे को बचाया तथा उन पैसों को ब्लू चिप स्टॉक में इन्वेस्ट करता गया। वह इंतजार किया और अंत में उसका इन्वेस्टमेंट $8 मिलियन हो गया। वहीं दूसरी ओर एक रिचार्ड फिस्कोन, जो कि बहुत ही पढ़ा लिखा व्यक्ति था तथा उसने फाइनेंस की शिक्षा में काफ़ी डिग्रियां भी ले चुकी थी। रिचार्ड फिस्कोन 40 की उम्र में ही रिटायर हो गया था और बहुत ही अच्छी आलीशान लाइफ जी रहा था। उसने बहुत ही आलीशान घर ले रखा था और जिसके बहुत बड़े बड़े खर्चे थे, जिसका खर्च भी बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन एक समय मंदी के दौरान उस आदमी की आमदनी कम हो गई तथा उसके घर का खर्च उसकी आमदनी से बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बैंक ने उसका घर 75% से कम कीमत पर नीलाम कर दिया। इस बात से हमें यह सीख मिलती है कि किस तरह रोनाल्ड रीड्स सिर्फ पैसों की समझ के कारण कम आमदनी के होने के बावजूद वह एक अमीर व्यक्ति बन गया। वहीं दूसरी ओर रिचार्ड, जो कि फाइनेंस की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बावजूद भी वह अंत में दिवालिया हो गया, क्योंकि पैसों के विषय में उन दोनों के बिहेवियर तथा आचरण में बहुत अंतर था।
इस बुक में आगे हम कुछ लेसन के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे किस तरह हमारी सोच तथा व्यवहार या अन्य पहलू हमारे निर्णय पर असर डालते हैं और यही हमारा भविष्य निर्धारित करेंगे कि हम अमीर होंगे या नहीं। अध्याय 1, कोई भी मूर्ख नहीं है। लेखक बताते हैं कि हमारा आचरण पैसों के विषय में मूर्खतापूर्ण हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी मूर्ख है, अर्थात कोई भी मूर्ख नहीं है। ज़्यादातर पैसों के विषय में हम अपने पुराने अनुभव तथा भावनाओं से सोचते हैं, उसी प्रकार आचरण करते हैं। जिस प्रकार एक गरीब घर में पैदा होने वाला लड़का पैसों के विषय में जो सोचता है और महसूस करता है, अमीर व्यक्ति की सोच एकदम अलग हो सकती है और वह उसी के अनुसार तय करता है कि उसे क्या करना है। पैसे के विषय में लिए गए निर्णय, हम पैसे के साथ क्या करते हैं, यह हमारी कंडीशनिंग तथा परिस्थिति और अन्य अतीत की बातों पर निर्भर करता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अमेरिका में लोग अपनी शिक्षा, स्वास्थ्य या अन्य गतिविधियों में खर्च करने की बजाय $400 लॉटरी टिकट पर खर्च करते हैं, जो कि एक उच्च आय के परिवार की तरह ही होता है। लेकिन यह वही लोग हैं जो किसी आपदा के समय मात्र $400 नहीं जुटा पाते। मेरे विचार से यह सही नहीं है। आप लोगों की नज़र में क्या है मुझे तो पता नहीं, क्योंकि इस लॉटरी के जरिए अमीर बनने की संभावना लगभग लाखों में एक बार ही होती है। जो कि मैं गरीब परिवार से नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं समझ सकता कि उनके अवचेतन मन में इस विषय में क्या चलता है। शायद वो सोचते हो कि हम अपनी आमदनी तो कभी बढ़ा ही नहीं सकते, इसलिए हमारे पास एक यही तरीका है अमीर बनने का, तो उनके लिए सिर्फ यही विकल्प बचता है, इसलिए वे लॉटरी टिकट में $400 खर्च करते हैं। इसका मौका लाखों में एक ही होता है। तो आप देख सकते हैं कि पैसों के विषय में सबकी सोच तथा निर्णय अलग अलग हो सकते हैं। अध्याय 2, भाग्य और जोखिम। भाग्य और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू के समान है, या कह सकते हैं कि भाई भाई है। किसी भी सफल इंसान के पीछे कहीं न कहीं भाग्य का योगदान तो रहता ही है, तथा किसी भी असफल इंसान के पीछे उसका जोखिम भी जरूर होता है। आइए इसे बिल गेट्स के अमीर बनने के उदाहरण से समझते हैं। बिल गेट्स बचपन में एक स्कूल में गए थे जहां उन्हें उच्च कोटि के कंप्यूटर प्राप्त हुए। जिस समय बाकी अन्य कॉलेजों में कंप्यूटर नहीं था, उस समय बिल गेट्स को कंप्यूटर मिला। आप इस बात का अंदाज़ा इस प्रकार लगा सकते हैं कि लोगों के 3 लाख स्कूलों में से लगभग 300 स्कूलों में ही कंप्यूटर था। उनमें से बिल गेट्स उसी स्कूल में गए जिनके पास कंप्यूटर था। बिल गेट्स बताते हैं कि बचपन में उन्हें कंप्यूटर नहीं मिला होता तो आज माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। इस मामले में भाग्य ने उनका साथ दिया क्योंकि उन्हें कंप्यूटर मिला। बिल गेट्स के बचपन में 3 दोस्त थे जो कंप्यूटर के मामले में बहुत तेज थे। उन्हें बचपन से ही पता था कि उन्हें क्या करना है, जिसमें से एक दोस्त पॉल एलन तथा दूसरा दोस्त केंट यूवान था। आगे चलकर बिल गेट्स और पॉल एलन एक सक्सेसफुल अमीर व्यक्ति बन गए। इसके बावजूद बिल गेट्स बताते हैं कि उनका तीसरा दोस्त भी था, केंट यूवान। वह भी बिल गेट्स के समान तेज दिमाग तथा कंप्यूटर के मामले में बहुत तेज था। इसके बावजूद वह अपनी सफलता के शिखर पर नहीं चल पाया क्योंकि बचपन में उसकी मृत्यु हो गई थी। आइए जानते हैं। उन्होंने एक पर्वतारोही कार्यक्रम में भाग लिया था। हाई स्कूल के दिनों में पर्वतारोहण में मरने वालों का आंकड़ा मिलियंस में एक ही होता था। इसके बावजूद केंट यूवान उस पर्वतारोहण में मृत्यु को प्राप्त हुआ तथा बिल गेट्स बच गए। बिल गेट्स को लाखों में एक का भाग्य मिला तथा केंट यूवान को लाखों में एक का जोखिम मिला। हम ज़्यादातर किसी व्यक्ति विशेष जैसे कि वॉरेन बफेट या अन्य उद्योगपतियों का उदाहरण लेते हैं और हमेशा उनके जैसे बनने के लिए कुछ निर्णय लेते हैं जो कि सही नहीं है, क्योंकि उनकी लाइफ का जोखिम तथा भाग्य अलग अलग तरीकों से आजमाया गया होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारा भाग्य व जोखिम भी वैसा हो। हाँ, बल्कि उनमें से हमें यह सीखना चाहिए कि इनमें से कॉमन फैक्टर क्या था, ऐसी कौन सी आदत थी जो वह हमेशा करते थे जो कि जायज़ है। बिल गेट्स कहते हैं कि हर सफलता के पीछे हार्ड वर्क नहीं होता और हर गरीब व्यक्ति के पीछे आलस्य नहीं होता। वे कहते हैं कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना कि वह दिखता है। अर्थात यदि आपको सफलता मिल रही हो तो उसके भाई जोखिम का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी मिली हुई सफलता को 1 मिनट में मिट्टी में मिलाया जा सकता है। सफलता इतनी भी अच्छी नहीं होती क्योंकि वह समझदार लोगों को यह मानने पर मजबूर कर देती है कि वह असफल नहीं होंगे, और असफलता भी इतनी अच्छी नहीं होती क्योंकि यह हमें दोबारा जोखिम लेने के लिए समझदारी भरे निर्णय लेने नहीं देती। इसके लिए उचित यह है कि आपको कोई भी निवेश या अन्य निर्णय लेने से पहले भाग्य तथा जोखिम को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। आपको सिर्फ वही पैसा लगाना चाहिए जिसे आप जोखिम में डाल सकते हैं तथा जिसके जोखिम में जाने के बावजूद आप पर उसका दुष्प्रभाव न पड़े।
अध्याय 3 कभी भी पर्याप्त नहीं। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें सिर्फ उतना ही धन कमाना चाहिए जितना कि हमारे लिए पर्याप्त हो तथा अन्य की लालच में हमें जोखिम नहीं उठाना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति ने जोसेफ हिलर से कहा कि इस मिलियनेयर ने इतना पैसा कमाया है जितना कि तुम अपनी नोबल की कमाई से कभी नहीं कमा सकते। वह बहुत ही अमीर है। जोसेफ हिलर ने कहा कि मेरे पास वह चीज़ है जो उस अमीर व्यक्ति के पास कभी नहीं हो सकती। वह चीज़ है पर्याप्त। हम अक्सर बहुत से पैसे कमा लेते हैं तथा जितना हमें चाहिए उतना अर्जित भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे मन में दोस्तों यारों से कंपेयर करने की इच्छा रहती है, जिसके कारण हम उन सभी चीज़ों को दांव में लगा देते हैं जो हमारे पास होती हैं। इसके कारण हम वह भी खो देते हैं जो हमारे पास होता है और वह नहीं पा पाते जो हम पाना चाहते हैं। हमें पर्याप्त को हमेशा समझना चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरों से कंपेयर करने में लगे रहेंगे तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। आप कितना भी कमा लें, कितनी भी दौलत इकट्ठी कर लें, लेकिन इस रास्ते पर आपको आपसे ऊपर कोई ना कोई अवश्य मिल जाएगा। इसके लिए आप धन कमाइए, लेकिन सिर्फ इतना ही जितना आपके लिए पर्याप्त हो। आइए इस कहानी के माध्यम से समझते हैं कि एक व्यक्ति रजत गुप्ता, जो कि कोलकाता का रहने वाला था, जो बहुत ही मध्यम परिवार से निकला हुआ था तथा आगे चलकर एक मैकिन्से नामक कंपनी का CEO भी बन गया, जो कि विश्व प्रसिद्ध कंसल्टिंग फर्म थी। इसके बाद उसने अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल की और 45 की उम्र में वह सेवानिवृत्त हो गया। उसके पास दौलत भी प्रचुर मात्रा में थी, जो कि $100 मिलियन थी, जिससे वह आराम से अपनी ज़िंदगी काट सकता था। वह सारे काम कर सकता था जो कि वह चाहता था, लेकिन अब उसकी महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई थी। वह करोड़पति से अरबपति बनना चाहता था। इसके लिए उसने इनसाइडर ट्रेडिंग का इस्तेमाल किया तथा बहुत ही जल्दी $17 मिलियन भी कमा लिए। लेकिन इसके बाद उसे इनसाइडर ट्रेडिंग के कारण जेल जाना पड़ा। फिर उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। यदि कोई गरीब व्यक्ति जिसके पास कोई ऑप्शन न हो वह चोरी या ठग वाला काम करे तो उसके लिए ठीक है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास सब कुछ होता है, दौलत भी होती है, इसके बावजूद वह ठग या गलत काम करता है तो वह उचित नहीं है। वॉरेन बफेट कहते हैं कि हमारे पास जो कुछ है उस पर ध्यान देना चाहिए और अन्न पाने की लालच में हमारे पास जो कुछ भी है उसे दांव में नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आप वह भी खो देते हैं जो आपके पास होता है। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे पास क्या है और यह हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं। अध्याय 4 कंपाउंडिंग। इस अध्याय में हम कंपाउंडिंग की पावर को समझेंगे। जिस तरह एक हिमयुग की शुरुआत होती है तो कैसे एक छोटे छोटे परिवर्तन के लगातार होते रहने से एक हिमयुग बन जाता है, उसी प्रकार कंपाउंडिंग भी होता है। यदि हम निरंतर निवेश करते रहते हैं तथा एक समय के बाद यह आश्चर्यजनक अमाउंट बन जाता है। यदि हम वॉरेन बफेट की बात करें तो उन्होंने अपनी सफलता अपने 50वें जन्मदिन के बाद पाई। उनकी सफलता के पीछे का राज यह नहीं था कि वह अच्छे निवेशक थे, बल्कि यह था कि उन्होंने 14 साल की उम्र से ही निवेश करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए उनके निवेश को कंपाउंडिंग के लिए अधिक समय मिला। अगर देखा जाए तो अब तक की उनकी वेल्थ $84 मिलियन है, जो कि अब तक का 22% एनुअल रिटर्न ही है। अगर मैं आपको बताऊं कि वॉरेन बफेट से भी अच्छे इन्वेस्टर जिम सेमंस है तो शायद आपको आश्चर्य हो, क्योंकि उनकी दौलत वॉरेन बफेट के लगभग 1/3 हिस्से के बराबर ही है, जो कि $21 बिलियन है। लेकिन उन्होंने 66% वार्षिक दर से अपना रिटर्न प्राप्त किया, जो कि वॉरेन बफेट की तुलना में लगभग 3 गुना है। लेकिन इसके बावजूद भी उनका अमाउंट वॉरेन बफेट से 3 गुना कम है। इसकी वजह यह है कि जिम सिमंस ने 50 की उम्र में निवेश करना स्टार्ट किया, जिसके कारण उनके निवेश को कंपाउंड होने के लिए वॉरेन बफेट के जितना समय नहीं मिला। हम यह कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति की उम्र 20 है और वह स्टार्ट करता है तथा दूसरे व्यक्ति जिसकी उम्र 30 साल है और वह इन्वेस्टिंग स्टार्ट करता है, तो उन दोनों के अमाउंट में ज़मीन आसमान का अंतर हो सकता है, क्योंकि कंपाउंडिंग का जादू समय के साथ ही है। यदि कंपाउंडिंग की बात करें तो मैं बहुत से लोगों को देखता हूं तथा उनको कैलकुलेटेड रिटर्न बताता हूं, इसके बावजूद वे उस अमाउंट को देखकर आश्चर्यजनक हो जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं होता कि इतना बड़ा अमाउंट बन सकता है। जी हाँ, यह अमाउंट बन सकता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यदि आप 8 को लगातार 8 बार जोड़ोगे तो यह 64 आएगा। इसके बावजूद
आपको बोलूं कि 8 का गुणा लगातार 8 बात करो तो यह अमाउंट आपका दिमाग हिलाकर रख देगा और आपका दिमाग सोच भी नहीं पाएगा। यह लगभग 1,67,77,216 रुपये है। यह बस इसी तरह कंपाउंडिंग भी काम करता है। हम में से ज़्यादातर लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए हम यहाँ वहाँ तरह तरह के अल्टरनेटिव ट्राई करते रहते हैं, अपने समय को गंवाते रहते हैं। अध्याय 5, अमीर होना वर्सेस अमीर बने रहना। अमीर होना तथा अमीर बने रहना ये दोनों अलग अलग बातें हैं। आइए इसे समझते हैं। इसमें 2 इन्वेस्टर की कहानी बताई गई है। सन 1929 की बात है। स्टॉक मार्केट में बहुत ही तेज मंदी आई थी, जिसे कि ब्लैक मंडे और द ग्रेट डिप्रेशन डे के नाम से जाना जाता है। उस समय बहुत से इन्वेस्टर ने करोड़ों रुपए गंवाए थे। उनमें से एक इन्वेस्टर था जेसी लिवरमो, जिसकी पत्नी समाचार तथा मीडिया को सुन के बहुत परेशान थी। उसे लग रहा था कि उसका पति भी सुसाइड न कर ले। इस वजह से वह बहुत डरी हुई थी। लेकिन जैसे उसका पति घर पहुंचा और उसके बाद दरवाज़ा खोला, उसने पूछा कि आप ठीक हो ना? तब उसने कहा कि आज का दिन मेरा बहुत ही बढ़िया गया, क्योंकि उसने प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट में क्रैश होने वाला है और इस वजह से उसने शॉर्ट ट्रेडिंग की और एक ही दिन में बहुत सा पैसा कमा लिया और अमीर बन गया। वहीं दूसरी ओर एक और इन्वेस्टर अब्राहिम, जिसने अपनी 50 साल की मेहनत का पैसा उस स्टॉक मार्केट में एक दिन के क्रैश में गंवा दिया तथा यह सदमा वह सहन नहीं कर पाया और जाकर सुसाइड कर लिया। लेकिन 4 साल बाद जेसी लिवरमो को उसके ऊपर बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया था। इस बार उसने बड़ा दांव खेला और जितना उसने कमाया था सब कुछ उसने खो दिया। इस बार उसने सुसाइड का रास्ता चुना। इन 2 कहानियों से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने इमोशन पर कंट्रोल रखना चाहिए। यदि हमने कुछ जीत लिया है तो हमें दोबारा दांव पर लगाने से पहले यह सोचना भी चाहिए। यही डिफरेंस होता है अमीर बनने तथा अमीर बने रहने में। यदि आपको निवेश करना है तो आपके लिए एक सलाह है कि आप मार्केट में उतना ही पैसा लगाओ जितने का लॉस आप सहन कर सकते हो। इसके साथ साथ हमेशा सेफ्टी मार्जिन को साथ में लेकर चलो तथा समय के साथ धैर्य के साथ इंतज़ार करो। मार्केट में कुछ समय के लिए उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन हमें उस उतार चढ़ाव से निर्णय नहीं लेना है। अध्याय 6, टेल्स यू विन। इस अध्याय में 80-20 प्रिंसिपल के बारे में बताया गया है, अर्थात हमारा 20% इन्वेस्टमेंट ही हमारी पूरी पोर्टफोलियो के रिटर्न को चेंज कर सकता है। आइए इसे समझते हैं। हो सकता है कि आपने 20 स्टॉक में इन्वेस्ट किया हो, लेकिन उनमें से केवल 4 या 5 स्टॉक ही होंगे जो कि बहुत ही अच्छा रिटर्न देंगे। बाकी के स्टॉक नॉर्मल या अंडर परफॉर्म भी कर सकते हैं। हमारे 4 या 5 स्टॉक बाकी के स्टॉक के लॉस को रिकवर कर देंगे और हमारा पोर्टफोलियो एक अच्छा रिटर्न भी दे सकता है। इसी तरह यदि आपको कोई बिजनेस स्टार्टअप करना हो तो आपको हमेशा बैकअप प्लान के साथ स्टार्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। अमेज़न प्राइम तथा नेटफ्लिक्स जैसी कंपनियां एक तरह से टेल्स की तरह भी काम करती हैं। यदि उन्हें पूरे बिजनेस में लॉस भी होता है या कुछ भी होता है तो यह छोटी छोटी सर्विसेज उनका लॉस रिकवर कर देती हैं। इसलिए हमें इनसे सीखना चाहिए तथा बिजनेस स्टार्टअप में ऐसा कोई बैकअप प्लान रखना चाहिए जिससे कि हमारा लॉस रिकवर हो सके। अध्याय 7, फ्रीडम, आज़ादी। फ्रीडम से आशा है फाइनेंशियल फ्रीडम, अर्थात जो मैं चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ बिना किसी पर निर्भर हुए। यदि आप जॉब या नौकरी करते हैं, आपकी सैलरी कितनी भी अधिक हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास फ्रीडम है, क्योंकि आपको जो बॉस बोलेगा वह आपको करना पड़ेगा और आप इस तरह किसी के गुलाम हो जाते हैं। अपनी मर्जी से कुछ कर पाने में समर्थ नहीं होते। आपको अपने प्लान्स भी अपने बॉस से पूछकर बनाने होते हैं। इसे फ्रीडम नहीं कह सकते। इसलिए नौकरी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन हमें कुछ अलग ऑप्शन के लिए ज़रूर प्रयास करते रहना चाहिए यदि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो। इसलिए अपने खर्चों को कम से कम रखो तथा जितनी ज़रूरत है उतना ही खरीदो तथा बाकी फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने के लिए इन्वेस्ट करो और तब तक करो जब तक तुम्हें अपना फाइनेंशियल फ्रीडम का गोल हासिल ना हो जाए। अध्याय 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। यदि आप किसी अच्छी कार में बैठे हैं और आप कार चला रहे हैं तो सामने वाला आपको देखता है। वह देखने वाला आपको इसलिए देखता है क्योंकि वह यह सोचता है कि कभी उसके पास कार होगी और वह भी उसमें बैठा हुआ होगा
अर्थात वह अपने आप को इमेजिन करता है और उसे देखने वाले के मन में कुछ इस तरह के विचार आते हैं कि काश मेरे पास भी कार होती, मैं उसे चला रहा हूँ, और वह अपने आप को उसी कार में इमेजिन करता है। हम हमेशा कार या अन्य महंगी चीज़ें इसलिए खरीदते हैं कि हम यह एक्सपेक्ट करते हैं कि इससे हमें सामने वाला प्रभावित होगा और हमें रिस्पेक्ट देगा। मतलब हम अधिकतर चीज़ें सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए ही खरीद लेते हैं और उसे देखने वाला आपको देखकर खुश होने की वजह वह अपने आप को उसमें महसूस करने लगता है। अध्याय 9। वेल्थ इज़ वाट यू डोंट सी। धन वह है जो कि दिखता नहीं। धन वह नहीं जो चीज़ों में बदला गया है, धन वह है जो अभी तक किसी चीज़ों में बदला नहीं गया। आप काफ़ी लोगों को देखते होंगे, वह दिखावे के चक्कर में कार, हीरे जवाहरात, महंगी घड़ियाँ, अत्यधिक चीज़ें खरीद लेते हैं और वह ऐसा इसलिए करते हैं कि वह अमीर दिखना चाहते हैं। दरअसल यह अमीरी की निशानी नहीं है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियाँ खरीद लेते हैं और हमें लगता है कि वह अमीर है, लेकिन वह गाड़ियाँ लोन पर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि लोग उन्हें अमीर समझें। अमीर दिखना तथा असलियत में अमीरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। अक्सर आपने लोगों से सुना होगा कि वे करोड़पति बनना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब यह होता है कि वह करोड़ों खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेगुलर इनकम जनरेट करने की आवश्यकता है। अमीर बनना एक बॉडी बिल्डिंग की तरह है। जिस तरह हम कड़ी मेहनत करते हैं, अपने शरीर को बनाते हैं तथा बाद में जाकर लापरवाही से बिना सोचे समझे ज़रूरत से अधिक कैलोरी कंज्यूम करते हैं और इस तरह हमारी की हुई मेहनत बेकार हो जाती है, ठीक उसी तरह हम कितना भी मेहनत से धन कमाएं, लेकिन यदि हम अपनी आवश्यकता से अधिक, आय से अधिक खर्च करते हैं तो हमारा अमीर बनना मुश्किल हो जाता है। अधिकतर अमीर लोगों को पहचानना मुश्किल होता है क्योंकि उनकी वेल्थ छिपी हुई होती है, जैसे कि उनका पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट इत्यादि, जो कि हमें दिखता नहीं है। क्योंकि हमें जो दिखता है हम उसी के आधार पर लोगों की अमीरी तथा गरीबी के अनुसार उन्हें जज करते हैं। क्योंकि अमीर लोगों की वेल्थ छुपी हुई होती है, इसलिए उनका पता लगाना मुश्किल होता है। पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, पैसा हमारी आज़ादी के लिए भी होता है। यदि हमारी इनकम हमारे खर्चों से ज़्यादा हो जाए तो इस तरह हम फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। रोनाल्ड रीड्स उनकी मृत्यु के बाद सबके लिए रोल मॉडल बन गए क्योंकि उनकी दौलत $8 मिलियन थी, जबकि वह जिंदा थे तो किसी के रोल मॉडल नहीं थे क्योंकि वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह जीते थे तथा उनकी वेल्थ किसी को दिखाई नहीं देती थी। अध्याय 10। सेव मनी। जहाँ पैसे बचाने की बात आती है तो दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वह जो सेव करते हैं, दूसरे वह जो विश्वास करते हैं कि वह सेव नहीं कर सकते, तथा तीसरे वह जो विश्वास करते हैं कि उन्हें सेव करने की ज़रूरत ही नहीं। सन 1970 की बात है। तेल की कमी पड़ रही थी तथा तेल की आपूर्ति की सख्त आवश्यकता थी। उसके बाद हमने ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन किया। इससे हमारी ऊर्जा की खपत कम हो गई क्योंकि ऊर्जा को बनाया नहीं जा सकता, उसे सिर्फ बचाया जा सकता है। इसलिए जितना हो सके हमने कम ऊर्जा खपत करने वाले उपकरण का इस्तेमाल करना स्टार्ट किया। यह बहुत ही सरल है। यदि हम उत्पादन नहीं कर सकते तो बचत करना ही सीख लें। वह कहते हैं ना कि ऊर्जा का संरक्षण ही ऊर्जा का उत्पादन है। इसी प्रकार धन के संबंध में भी हमें यही व्यवहार करना चाहिए। यह मैटर नहीं करता कि हमारी आय कम है या ज़्यादा, हमारी जितनी भी इनकम है उस पर हम खुश रहें तथा अपनी सेविंग को बढ़ाएं, अपने खर्चों को कम करें और इस तरह आप ज़्यादा इनकम वाले व्यक्ति को पीछे छोड़ सकते हो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह करना छोड़ दो और सेव करना स्टार्ट करो। अध्याय 11। रीजनेबल रेशनल। अधिकतर मामलों में हम अपने निवेश के निर्णय को लेकर इमोशनल तथा भावनाओं के साथ निर्णय लेते हैं, जो कि सही भी है। हम किसी स्प्रेडशीट की भांति नहीं हैं कि जैसा कि उसमें फॉर्मूला डाला जाए हम वैसा ही निर्णय लेते चले जाएं। हमें हमेशा अपने व्यवहारिक लक्ष्य बनाने चाहिए क्योंकि लंबे समय के साथ इसे चलने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमें अपने निवेश के प्रति हमेशा संयम रखना चाहिए तथा इमोशन और फियर को कंट्रोल में रखकर एक उचित निर्णय लें तथा अधिकतर मामलों में जब हमारा लॉस होता है तो हमें डर की भावना आ जाती है तथा फ़ायदा होता है तो लालच की भावना आ जाती है। यह 2 प्रकार की इमोशन हैं, हमारे निवेश के समय आते हैं। यही स्टॉक मार्केट में भी होता है।
इसलिए हमें अपनी बुद्धि तथा सही तर्क का उपयोग करते हुए सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। अध्याय 12 आश्चर्य। यदि किसी भौतिक पदार्थ की बात करें तो उसमें निहित इलेक्ट्रॉन के अंदर भावनाएं होती तो एक पदार्थ का रूप नहीं ले पाते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर भावनाएं नहीं होती, इसलिए वह एक संगठन में जुटकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन हम मनुष्य में भावनाएं होती हैं, इसी वजह से हम अपने लक्ष्य का निर्माण नहीं कर पाते। जहाँ तक निवेश का सवाल है, हम अपनी भावनाओं के कारण किसी एक निर्णय पर नहीं पहुँच पाते, क्योंकि समय समय पर हमारी भावनाएं बदलती रहती हैं और उसी के अनुसार हम अपने निर्णय भी बदलते हैं। हमें कभी भी अपने इतिहास के अनुसार भविष्य के निवेश के निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जो हमारा इतिहास था वह आने वाले समय भी ऐसा हो, क्योंकि यह जरूरी नहीं कि जैसा हमारा इतिहास था वैसा ही आने वाला समय हो, क्योंकि जो आज इकोनॉमी है हो सकता है आने वाले समय में कुछ और हो। इतिहास की इकोनॉमी और फ्यूचर की इकोनॉमी में बहुत अंतर हो सकता है कुछ मामलों में हमारा अनुमान सही हो, लेकिन कुछ मामलों में हम भविष्य का अनुमान सही नहीं लगा पाते। यदि आपको निवेश के विषय में उचित ज्ञान की आवश्यकता है तो आप बेंजामिन ग्राहम की इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक अवश्य पढ़ें। अध्याय 13 रूम फॉर एरर्स। इस अध्याय में सेफ्टी ऑफ मार्जिन की बात की गई है। यदि आप किसी बाजी में पैसे लगाते हैं और आपको लगता है कि यह बाजी आपके फेवर में है तो आप उसमें से अधिक बेट लगा सकते हैं, और यदि आपको लगता है कि यह बाजी आपके फेवर में नहीं है तो आप कम से कम पैसे लगाते हैं। यदि आप भविष्य के लिए कोई योजना बनाते हैं और आपको साथ के साथ यह योजना भी बनानी चाहिए कि यदि यह योजना सफल नहीं हुई तो आप क्या करेंगे, अर्थात दूसरे शब्दों में आपकी योजना असफल हो जाने से बचने के लिए भी आपको एक योजना अवश्य बनानी चाहिए। शेयर मार्केट में 30% से ज़्यादा लॉस स्प्रेडशीट में आप सहन कर सकते हैं, लेकिन वही 30% का लॉस यदि आप महसूस करते हो तो आपको बहुत बड़ा झटका भी लग सकता है। शेयर मार्केट के लिए एक बात ज़रूरी है, यदि आपको अमीर बनना है तब आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचने के लिए आपको जीवित रहना होगा, क्योंकि आप आने वाले अनिश्चित नुकसान के लिए तैयार नहीं हो सकते। इसलिए आपको आने वाले अनिश्चित नुकसान के लिए एक सेफ्टी ऑफ मार्जिन लेकर हमेशा चलना चाहिए। उदाहरण के लिए यदि आप एरोप्लेन की बात करें तो उसमें भी इमरजेंसी लैंडिंग के लिए एक बैकअप अवश्य होता है, तथा साथ के साथ बैकअप के लिए भी एक बैकअप होता है। इसी तरह आपको निवेश के मामलों में भी एक बैकअप लेकर अवश्य चलना चाहिए। अध्याय 14 यू विल चेंज। चीज़ें हमेशा बदलती रहेंगी। आप जो सोच रहे हों आने वाले समय में वह चीज़ आपके लिए बदल जाएगी। आप जो फैसले ले रहे हो आपका हो सकता है आने वाला वह फैसला आपके लिए गलत साबित हो। यदि आप एक 5 साल के बच्चे से पूछोगे कि आप बड़े होकर क्या बनोगे, हो सकता है उस बच्चे का जवाब हो वह बड़े होकर एक ट्रैक्टर ड्राइवर बनना चाहता हो, पर जब वह बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसे यह अनुभव होता है कि यह एक बुरा काम है। इसी तरह यदि आप किसी वयस्क व्यक्ति की बात करें तो वह एक वकील बनना चाहता है, लेकिन उम्र के साथ उसे यह अनुभव होता है कि वह वकील तो बन गया है लेकिन उसके बाद वह अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहा है। तब उसे एहसास होता है कि वकील बनना उसके लिए अच्छा नहीं था। कई बार हम लोगों को देखकर युवावस्था में अपने हाथ में टैटू वगैरह बनवा लेते हैं तथा उसे बनवाने के बाद पहले तो बहुत सारा समय खर्च करते हैं, बाद में हमें उसे मिटाने में भी उससे कहीं ज़्यादा समय की आवश्यकता होती है। इसी तरह कई मामलों में भी हमारे साथ यही होता है। हमारा निवेश का निर्णय भी हो सकता है आज हमारे लिए सही हो, लेकिन आने वाले समय में चीज़ें बदलती रहती हैं, इसलिए हमें सब सोच समझकर आने वाले भविष्य के लिए भी तैयार रहना चाहिए। अध्याय 15 नथिंग इज़ फ्री, अर्थात कुछ भी फ्री नहीं है। दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं होता। हर वस्तु की कुछ न कुछ कीमत होती है। हमें उस कीमत को पहचानने की तथा उस कीमत को अदा करने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है। कंपाउंडिंग देखने में तो आसान लगती है, लेकिन उसकी भी कीमत होती है, क्योंकि जब आप बियर मार्केट आता है, स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तब उस परिवेश में आपको होल्ड करना बहुत ही कठिन होता है तथा उसमें सक्सेस पाने के लिए हमें धैर्य, डर, शंका, अनिश्चितता यह सब की कीमत चुकानी पड़ती है।
सब कुछ आसान दिखता है जब तक कि उसमें उतरा ना जाए। यदि हम अखाड़े के खेल को देखें तो देखने में हमें बहुत ही आसान लगता है, लेकिन जब हम अखाड़े में उतरते हैं तो वह इतना आसान नहीं होता जितना वह दिखता है। स्टॉक मार्केट में नुकसान को एक फीस के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि यह फ्री नहीं होता। यदि हमें लॉस होता है तो हमें यह समझ लेना चाहिए कि कंपाउंडिंग के लिए यह दी गई एक फीस मात्र है। उदाहरण के लिए, यदि आप डिज्नीलैंड पार्क में जाते हैं तो उसके लिए आपको फीस देनी पड़ती है, लेकिन उसके बदले में आपको तथा आपके परिवार के साथ जो अनुभव होता है वह बहुत ही बेशकीमती है। आप चाहे तो वह अनुभव फ्री में भी ले सकते हैं, कहीं दूसरी जगह फ्री पार्क में जाकर। यदि आप फीस पे करेंगे तो आपको वह अनुभव ज़िंदगी भर याद रहेगा। अध्याय 16, यू एंड मी, यानी आप और मैं। ज़्यादातर लोग खुद नहीं सीखते क्योंकि वह लालची होते हैं। जैसा हमने पहले अध्याय में जाना था कि कोई भी मूर्ख नहीं है। वे दरअसल बिना कुछ सीखे जल्दी रिजल्ट पाने की आशा में अपने कदम उठा लेते हैं और यह निर्णय लेते हैं अपने हिसाब से वह सही होते हैं, लेकिन बाद में परिणाम उनकी अपेक्षा के अनुसार नहीं होता। अगर हम 2008 के .com बबल्स के बारे में बात करें तो उस समय लोगों ने जमकर निवेश किया था। उस समय यह निर्णय सही था उनके हिसाब से, लेकिन बाद में यह गलत साबित हो गया। निवेश की राशि वह व्यक्ति विशेष के अनुसार अलग अलग होती है। यह किसी व्यक्ति के भविष्य की उपलब्धि तथा आयु पर भी निर्भर करती है। कई बार किसी व्यक्ति का निवेश रियल एस्टेट की तरफ ज़्यादा होता है या किसी व्यक्ति का निवेश अन्य प्रकार के इन्वेस्टमेंट की तरह ज़्यादा होता है, लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि कौन सा इन्वेस्टमेंट किसके लिए सही है। हो सकता है यह किसी व्यक्ति का निवेश किसी अन्य व्यक्ति के लिए हास्यास्पद हो, क्योंकि यह अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। या हो सकता है मैं आपको सही लग रहा हूँ, वह मुझे सही न लग रहा हो, क्योंकि आप और मैं दोनों अलग अलग हैं। ज़्यादातर मामलों में हम एक ही प्रकार की निवेश की सलाह को देते हैं और हमारा निवेश का निर्णय किसी व्यक्ति के अनुसार होता है, जो कि सही नहीं है। निवेश हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हम नहीं जानते किस व्यक्ति के लिए क्या परिस्थितियां सही होती हैं। इसलिए अलग अलग व्यक्ति के अनुसार अलग अलग निवेश की सलाह देनी चाहिए। अध्याय 17, निराशावाद का प्रलोभन, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। निराशावाद को प्रभावित करने से पहले हम यह जानते हैं कि आशावाद क्या है। आशावाद हमारे द्वारा तय किए हुए निर्णय के सच होने की संभावना है, जबकि निराशावाद वह है जिससे हमारे द्वारा तय किए हुए निर्णय की दुष्परिणाम होने की संभावना होती है। लेकिन जब भी निराशा की बात होती है तो हमारा ध्यान उसकी तरफ ज़्यादातर आकर्षित होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि टीवी या अन्य अखबारों में निराशावाद की खबरों को ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बताया जाता है, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों को निराशावाद की खबरें बड़ी ही आकर्षित लगती है। यदि हम शेयर मार्केट की बात करें तो लगभग 6 साल के 140% प्रॉफिट को हमारा माइंड उतना अट्रैक्ट नहीं करता जितना कि 6 महीने में मात्र 40% के लॉस को हमारा माइंड ज़्यादा आकर्षित करता है। अर्थात 6 महीने के लॉस से हम ज़्यादा प्रभावित होते हैं, ना कि होने वाले अधिकतर लाभ से। यही कारण है कि मार्केट में लॉस का दर्द प्रॉफिट से होने वाले आनंद से कहीं ज़्यादा होता है। यदि हम करियर की बात करें तो इसे बनाने में बहुत लंबे सालों को वक्त लगता है तथा यह ज़्यादातर लोगों को आकर्षित नहीं करती, जबकि हमारे करियर की प्रतिभा को मात्र 1 सेकंड या 1 ईमेल का वक्त ही लगता है इसे खराब करने में, क्योंकि यह खबर निराशाजनक होगी और इसमें ज़्यादातर लोगों का इंटरेस्ट भी होगा। हमें हमेशा दीर्घकालीन सफलता पर ध्यान देना चाहिए, ना कि अल्पकालीन निराशावाद पर। अध्याय 18, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। जब हमारे पास आर्थिक तंगी होती है या पैसों की कमी होती है तब हम किसी भी चीज़ पर विश्वास करने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें यह लगता है कि शायद कोई तो रास्ता हो जिससे हमारी समस्या का समाधान हो। ज़्यादातर मामलों में हम इतिहास में हुई घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हम आने वाली घटनाओं को समझ चुके हैं। शेयर मार्केट के विषय में ज़्यादातर लोग यह मानते हैं कि उन्हें जैसा हिस्ट्री में अनुभव हुआ है वैसा ही आने वाले भविष्य में होगा, और यह सोचते हैं कि वह सब कुछ जान चुके हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कॉल रिचर्ड लिखते हैं कि जब आप सोचते हैं कि आपने सब कुछ सोच लिया है तब जोखिम बचा ही कहाँ।
जब बात मानवीय भावना की आती है, हमें यह लगता है कि हमने सब कुछ सही सही अनुमान लगा लिया है और ऐसा ही होगा, लेकिन यह पूर्णतः गलत है। आप मानवीय भावना का पूरी तरह अनुमान कभी भी नहीं लगा सकते। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब नासा ने अपना न्यू होराइजन अंतरिक्ष यान 2 साल पहले भेजा था, जिसे लगभग 3 अरब मील की यात्रा करनी थी, जिसे यात्रा करने में लगभग 9 साल लग गए। यह 2006 में छोड़ा गया था, जिसे खगोल वैज्ञानिकों का अनुमान लगभग 99% सही था, क्योंकि यह खगोल विज्ञान था और उसमें उपकरण के बारे में उन्होंने जो अनुमान लगाया वह सही साबित हुआ। लेकिन यही बात अगर हम मानवीय भावना के बारे में करें तो अनुमान लगाने की कोशिश भी करें तो यह गलत ही साबित होगा। अध्याय 20 स्वीकारोक्ति कन्फेशन। एक व्यक्ति के लिए जो काम करता है वह सबके लिए काम नहीं करता। आपके लिए क्या काम करता है यह आपको खुद ही खोजना होगा। इसके लिए किसी एक सुझाव पर हम यह नहीं कह सकते कि यह सार्वभौमिक रूप से सबके लिए फ़ायदेमंद होगा। यह अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसा कि चिकित्सा पद्धति की बात करें तो एक डॉक्टर अन्य तरह के चिकित्सा विकल्प चुनता है और यह विकल्प उस डॉक्टर के चुनाव पर आधारित होता है और उस व्यक्ति विशेष के आधार पर। निवेश के विषय में सभी व्यक्तियों के मत अलग अलग हो सकते हैं। किसी के लिए इंडेक्स फंड उचित होता है तथा किसी के लिए अन्य एक्टिव म्यूचुअल फंड। आपको चुनाव करना है कि आपके लिए क्या काम करता है। धन्यवाद।